अभी सर्कल में जो कुछ हमने देखा इससे पहले, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, सर्कल का टेंजेंट, इसमें मेन जो टॉपिक है ना इस पूरे सर्कल के चैप्टर में, वो टेंजेंट से ही जुड़ा हुआ है। और उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल फिलहाल हम देखेंगे। जब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली ये पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक कॉर्ड है पी क्यू। लेट्स से कुछ ऐसा, या कहीं पे भी ड्रॉ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी क्यू विच इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है। गिवन में यहाँ लिख देते हैं, गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। मतलब यहाँ पे रेडियस जो है सर्कल का इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। गिवन तो इतना दे रखा है इसने अब तक। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू फ्रॉम अ पॉइंट टी। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू intersect at a point, mm, sorry, t. Find the length of tp। क्या कह रहा है? पी क्यू है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट है पर्टिकुलरली जो पी और क्यू से टेंजेंट अगर बोला है, दैट मीन्स कि यहाँ से गुजरता हुआ एक कुछ इस तरीके से, एक इस जगह से, और कुछ एक दूसरा इस जगह से कहीं होके गुजरेगा। ठीक है। तो ये दो टेंजेंट जो है ये कहाँ पे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं पॉइंट टी पे। अच्छा, यहां तक इसने हमको दे रखा है। पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड टी पी। चाहे टीपी बोल लो या क्यूटी बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि थ्योरम नंबर 2 जो था 10.2, वो यही कह रहा था कि अगर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से एक सर्कल को आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो दोनों ही टेंजेंट के जो लेंथ होंगे वो इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा, ये बात बताइए मुझे, इसने रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस, क्या यहां से लेके कॉर्ड, कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड एक लाइन जो है, एक लाइन सेगमेंट, लाइन तो नहीं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और लाइन के बीच में अंतर क्या है? लाइन में एक नॉन एंडिंग पार्ट होता है, एक नहीं दो। किसी एक पॉइंट से जब वो निकलता है ना, लाइन के दो नॉन एंडिंग एरोज इस तरीके से मार्क किए जाते हैं, जो कि उसका कोई लेंथ नहीं होता। लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है। लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट्स उसमें होते हैं। ठीक है। तो सेगमेंट हमेशा लेंथ होता है। और जब लाइन सिर्फ आपसे कहा जाए तो उसका मतलब है उसका कोई लेंथ नहीं है। रे क्या होता है? एक एंड पॉइंट है और दूसरा साइड ओपन है, वो कहीं तक भी मूव कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये क्या है? लाइन, लाइन सेगमेंट, और ये क्या है? रे। एलिमेंट्री मैथ्स में कहीं ये पढ़ा होगा बचपन में। सोल्यूशन में जाने से पहले पहले फिगर को समझना काफी जरूरी है। फिगर में क्या चीज समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है, मान लो सेंटर को ओ लेंगे, तो रेडियस का क्या इस्तेमाल है यहाँ पे? रेडियस 5 सेंटीमीटर कहाँ मार्क कर सकते हैं? क्या रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या रेडियस ये 5 सेंटीमीटर होगा? जी हाँ, क्योंकि कॉर्ड दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जोड़कर मिलता है हमें। किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर।
सर्कल के ऊपर कोई भी एक रैंडम सर्कल उठा लो, उसके कहीं भी 2 पॉइंट मार्क कर दो, सिर्फ वो सेंटर से नहीं गुजरना चाहिए। या अगर आपसे पूछा जाए डायमीटर के बारे में, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल, कॉर्ड इन अ सर्कल, ठीक है। तो कॉर्ड कुछ इस तरीके से, कॉर्ड तो हमने समझ लिया पी एंड क्यू, इसका कुछ 8 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं एक यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस सर्कल को ड्रॉ करूं, जो इस पॉइंट टी से होता हुआ गुजरेगा, क्योंकि टी को बाइसेक्ट करता हुआ पॉइंट ओ से एक लाइन अगर ड्रॉ किया जाए, तो वो एक ट्राइंगल आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देगा, और ट्राइंगल कहीं यहाँ पे भी देगा, जो कि दोनों सिमिलर होंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लेट्स से आर कंसिडर करते हैं। तो अब क्यू और आर एंड पी और आर, क्या 4 and 4 हो सकता है? बिकॉज लाइन ओ टी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द कॉर्ड पी क्यू, ये परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है कि उसको आधे में काटना। तो आधा काटने की वजह से ये 8 सेंटीमीटर हमारा कहीं 4 4 में तब्दील हुआ, ये 5 हमको मिला। बट यहां से यहां के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालते भी हैं, वो हमें कोई काम नहीं आएगा। होगा क्या ये पाइथागोरस थ्योरम के मुकाबले, अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम चलें, तो ओ आर, ये क्या निकल के आएगा हमारा? बहुत लंबा कैलकुलेशन है, फाइन टीपी। हाँ, बच्चों सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फॉर ट्राइंगल ओ आर पी, क्या लिखना है? ओ आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री ये है, तो क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। देयरफॉर ओ आर कितना है मालूम नहीं, पी आर कितना है 4 स्क्वायर, ये कितना है 5 स्क्वायर। ये अगर इस तरफ ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9। इस 9 का रूट कर दूंगा तो ओ आर इज इक्वल टू, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब ओ आर इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इक्वल्स टू 3 जब हो रहा है, तो मेरा ओ आर वैल्यू को क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? ओ आर को 3 पुट कर सकते हैं अभी हम, ठीक है। यहाँ तक तो सभी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हमें। अच्छा, इसके अलावा ट्राइंगल टी पी आर एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू, क्या इन दो ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करते हैं, टी पी आर एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू, आपको देखना है कि कुछ सिमिलैरिटीज इसमें मिल रही है क्या ये दो ट्राइंगल के बीच में? जी हाँ, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। पहला तो ये सिमिलर कुछ मिला हमको, दूसरा क्या मिला? एंगल पी आर टी। अभी फिलहाल हम कंसिडर किसको करते हुए चल रहे हैं? ये और ये, ठीक है। एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, ठीक है, 90 डिग्री है, ये सेम लेंथ। तो इस पे से हमको क्या समझ में आता है कि रूल ऑफ सिमिलैरिटी के मुताबिक, रूल ऑफ सिमिलैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें,
यहाँ एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कौन कौन है, एक हमने ना कुछ पहले पढ़ रखा है, अगर आपको हल्का हल्का कुछ याद हो, कि जब हम एक छोटा सा ट्राइंगल है, उसको जब आप स्केल कर देते हो ना, कि 4 गुना बड़ा बना दिया आपने उसको, वो एक दूसरे का इक्वल तो नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट जरूर है। मतलब कि वो एक दूसरे के स्केलेबल एक फैक्टर है उनके बीच में। ये अगर 1 टाइम है, रेशियो इसका कुछ बनेगा, ये 4 टाइम्स होगा इसका। तो वहां पे क्या ना, एंगल सेम होते हैं, आपके साइड को आप सिमिलर ले सकते हो कुछ। अगर ये आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो, तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं इन दो रेड मार्किंग वाले ट्राइंगल्स के साथ। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, बाय रूल ऑफ सिमिलैरिटी, पहला ये जो आपको है ना, ये एंगल और ये एंगल आपको सिमिलर मिलेगा। ऐसा क्यों है, देखो, एक तो ये होता है कि आप जब कोई भी चीज ड्रॉ करते हो ना, इस तरीके से, मैं इस तरीके से अगर ड्रॉ कर रहा हूं, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्राइंगल है, इस ये एंगल इस ट्राइंगल का, और ये एंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर है। बट जब फिगर आपका कुछ इस तरीके से बन रहा हो, ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये अभी देख के आपको शायद ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा समझ रहे हैं कि यहाँ पे चोंच इसकी बड़ी अगर है, तो ये एंगल और ये एंगल सिमिलर होगा। इसको कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं हम, VOA। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एक और फिगर ड्रॉ करूं यहाँ पे आपके लिए, कि ये कुछ लंबी चोंच है और यहाँ पे ये कुछ, अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के साथ मैच खाएगा? अगर लेंथ वाइज आपको सब दे रखा है कि ये दोनों सिमिलर हैं, ये सिमिलर है, तो क्या ये एंगल इसके साथ मैच खाएगा? कुछ उसी तरीके से यहाँ पे है ना, ये कंसेप्ट आपका बैठेगा, किसके जरिए, ये PR = QR। ये PR आपका एक बार मार्किंग कर दो QR के साथ, ठीक है, ये क्या है, इसके साथ मार्किंग कर दो इस तरीके से, और TR और आपका PR हो जाए, बाय रूल ऑफ सिमिलैरिटी आपका क्या होगा, ये चीज स्ट्रेट सामने आएगा, TRP इज कॉन्ग्रुएंट टू QRO। यहाँ पे ना सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसकी प्लेसमेंट। अब देखिए, एंगल T जो है, छोटा वाला एंगल, वो ये कुछ आएगा, छोटा वाला एंगल कुछ, ये छोटा वाला एंगल जो है, यहाँ पे देखिए कि एंगल T और एंगल Q, एंगल R और एंगल R तो दोनों सिमिलर होने वाले हैं, बट P और O को ही क्यों लिया गया, P के जगह पे ये Q क्यों नहीं आया? ये देखिए इसको, TRP, ठीक है, ये यहाँ पे सिमिलैरिटी के चलते TRP इज कॉन्ग्रुएंट टू QRO जो लिया गया है ना, इसको किस तरीके से लिया गया है ये ध्यान दीजिएगा बस। डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज को कंसिडर करते हुए चलिएगा, P और T, P और T, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, O एंड Q, बट गलती कहाँ पे होती है कि हम कई बार क्या ना O एंड Q यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसमें क्या चीज देखना है कि अगर TRP बीच में अगर मैं R ले रहा हूँ, या TPR की फॉर्म में ले रहा हूँ ना, तो RP जो है यहाँ पे इस दो ट्राइंगल में से PR कहीं पे भी मैं प्लेस करूं, अगर मैं मान लो इसको TPR के फॉर्म में भी प्लेस करता अगर, ठीक है, तो ये PR जो है उसके सिमिलर में कौन है, QR है, तो मुझे PR के जगह पे ये QR यहाँ पे लेना है। तो एंगल फिर R को कंसिडर करते हुए चलना है कि अगर मैंने PR यहाँ पे लिया है, तो मेरा एंगल R यहाँ निकल के आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं प्लेसमेंट रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि इस R को सिमिलर यहाँ पे होना चाहिए, तो मतलब कि QR यहाँ पे आ जाएगा, ये O आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं TPR ले रहा हूँ तो मुझे OQR हो जाएगा। और अगर मैं, अच्छा, इसको सॉल्व किस तरीके से बाद में करना है, कि ये जो सिमिलर आपको ट्राइंगल
का फॉर्मेट ये मिल गया ना, इस पे अगर मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे आपका आंसर निकल के ढंग से नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि यहाँ से फिर आगे आपका जब न्यूमेरिकल बढ़ोगे ना तो कैसे चीज़ें बढ़ेंगी, आपको चाहिए क्या था, टीपी। तो लेट्स टेक टीपी। यहाँ से अगर कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरे साइड में हमको क्यूओ लेना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू क्यूओ। अच्छा, आरपी हमारे पास है क्या, जी हाँ है। आरपी के हिसाब से आरपी के हिसाब से आर ओ आएगा सिमिलर। तो यहाँ पे आगे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो टीपी हमको पता है विच इज इक्वल टू क्यू ओ। क्यू ओ का डिस्टेंस कितना होगा, 5। उसके साथ ये आरपी को यहाँ पे हम ऊपर ले जाएंगे या इधर नीचे रखते हैं, चलिए अभी के लिए। टीपी डिवाइड बाय आरपी विच इज इक्वल टू 4। आर ओ कितना है, 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टीपी इज इक्वल टू 5 × 4 डिवाइड बाई 3। तो ये 20 डिवाइड बाई 3 आपका आंसर आएगा विच इज सेंटीमीटर। तो टीपी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने यहाँ पे कौन से दो ट्राइंगल्स को लेके सॉल्व किया है, इन दो ट्राइंगल्स को। आप चाहें तो इन दो ट्राइंगल्स को भी ले सकते हैं, जैसे कि अब ये आपको पता है ना, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये वाला एंगल x है तो ये कहीं ना कहीं 90 माइनस एक्स होगा, है कि नहीं, ये 90 माइनस एक्स आएगा ना। अगर ये 90 माइनस एक्स है, क्योंकि ये 90 है, तो दूसरे दो एक ट्राइंगल में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये बड़ा काम का चीज़ है, इसको याद रखिए कि ये हेल्प करता है कि कोई भी दो ट्राइंगल, यहाँ पे कोई ऐसा रट के नहीं जाना। मैथ्स देखो ऐसी चीज़ है ना जो आपके दिमाग में उसको छप जाना चाहिए, देखते ही तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको वहाँ पे ये नहीं बैठना है कि यहाँ पे नीचे वाला ट्राइंगल लूँ ऊपर, नहीं। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, किसको आप एक दूसरे के साथ उसका मेल देखते हुए चल सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो चीज़ें समझनी है यहाँ पे। तो ट्राइंगल में ये अगर x है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये अगर मैं x ले रहा हूँ तो ये 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल 90 माइनस एक्स प्लस एक्स को मिला देने पे 90 हो जाना चाहिए। ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये 90 माइनस एक्स और ये ट्राइंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल था, तो ये मेरा x हो जाएगा। अब ये क्योंकि x है तो ये बच गया क्या है, ये 90 माइनस एक्स होगा। तो अब मेरे को सिमिलैरिटी अगर मान के चलो, इसको मैं आर ओ टी पी। अब इस सारे में से ये दो ट्राइंगल्स को अगर मैं कंसिडर करता हुआ चलता हूँ तो मुझे सिमिलैरिटी में क्या मिलेगा। अगर मैं पी आर टी मान लो रैंडमली ले लिया, तो अब सिमिलर में मैं किसको लूंगा ना, देखो एंगल क्या बन रहा है, पी आर टी। अगर मैं पी आर टी ले रहा हूँ तो ये तो तय है कि दो ही पॉसिबिलिटी है, मुझे पी आर ओ या ओ आर पी, क्योंकि इस आर के साथ मुझे आर रखना है। बट प्रॉब्लम यहाँ आएगा कि मैं ओ पी यहाँ पे रखूँ या पी ओ रखूँ, और ये दोनों में अगर मिस्टेक कर दिया मैंने तो गई भैंस पानी में। तो एंगल पी जो है वो इस जगह पे मेरा क्या बन रहा है, एंगल एक्स बन रहा है। यहाँ पे एंगल एक्स ही मेरा पी है ना, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल पहले तो मैंने कंसिडर किया है पी आर टी का। तो अगर मैं इसको कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ तो ये एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। तो पी के साथ मेरा ओ मैच खाएगा, ओ आर पी। और यहीं पे ना अभी सॉल्व करके देख लेते हैं कि सही कंसेप्ट हमने लगाया है कि नहीं, क्योंकि मैथ्स में क्या है कि एक कंसेप्ट आपका रॉन्ग हुआ, आंसर तुरंत गलत। अब क्या है, मुझे चाहिए क्या था, टीपी। तो यहाँ पे ले लेते हैं टीपी या पीटी जो भी है, तो ओपी लेना पड़ेगा मुझे, ओपी ले लिया। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास डेटा में, आरटी है क्या, आरटी तो नहीं है। पी आर है क्या, अच्छा पी आर है। तो पी आर अगर मैं लेता हूँ तो ओ आर मेरे को यहाँ मिलना चाहिए, ओ आर मिला। अच्छा, अब तुरंत मैं सारे वैल्यूज अगर पुट करता हूँ यहाँ पे, मेरे को क्या मिलेगा, मैं टीपी को डायरेक्टली यहाँ पे लूंगा, टीपी के हिसाब से इसको मैं ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ओपी इंटू पी आर। ओपी कितना है, ओपी इज 5 और पी आर कितना है, पी आर इज 4।
ओ आर कितना है, ओ आर इज 3। तो क्या मुझे आंसर अगेन 20/3 मिला? तो ट्राइंगल आप कोई भी लो, आपका लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। खिचड़ी थोड़ा बन गया है, समय लगाओ। एक ही न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना तमीज से, सारे न्यूमेरिकल्स बढ़िया से निकल जाएंगे। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है।